गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज 12th अपनी बायोलॉजी जो है उसमें हमने नर युग्म कोद्भिद जो है ये पूरा कर लिया था। नर युग्म कोद्भिद बनने के बाद अगला जो टॉपिक हम लेते हैं वो है जायांग या स्त्री केसर। अगला टॉपिक कौन सा है बेटा? जायांग या स्त्री केसर। देखिए बेटा, जायांग जो होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। पुष्प का मादा जनन अंग जो है वो क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। भाई क्वेश्चन ये आता है कि पुष्प जो होता है उसका मादा जनन अंग क्या होता है? मादा जनन अंग क्या होता है? जायांग होता है। ठीक बेटा, अब ये देखिए, ये एक जायांग की संरचना है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, आपने बाह्य दल पढ़ लिया था, दल हमने पढ़ लिया, पुंकेसर पढ़ लिया। तो पुष्प का ये भाग शेष रह जाता है और ये संपूर्ण जो भाग है वो क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। और जायांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जायांग जो है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। जायांग जो है इसकी संरचना में कितने भाग हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें हम सबसे पहला जो भाग लेते हैं वो है वर्तिकाग्र। पहला जो भाग है वो कौन सा है बेटा? वर्तिकाग्र। देखिए बेटा, वर्तिकाग्र ये जायांग जो होता है उसका सबसे शीर्ष भाग होता है। यहां पर देखिए बेटा, ये वर्तिकाग्र है जो जायांग का सबसे शीर्ष भाग यानी सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र जो है ये चौड़ा होता है और प्याले नुमा होता है। चौड़ा और कैसा है बेटा? प्याले नुमा होता है। ये देखिए, ये वाला भाग जो सबसे शीर्ष भाग है और ये चौड़ा है और कैसा है? प्याले नुमा होता है। और यही भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है इसका कार्य की बात करें कि क्या कार्य करता है, तो वर्तिकाग्र जो है ये पराग कण जो हैं उनको एकत्रित करने का कार्य करता है। पराग कण जो हैं उनको एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? वर्तिकाग्र होता है। क्योंकि बेटा वर्तिकाग्र जो है ये चौड़ा है और जो अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा होता है, जिसके कारण इस पर परागकण आकर एकत्रित हो जाती हैं। तो इसका कार्य हो गया पराग कणों को एकत्रित करने का कार्य करना। ठीक है बेटा, तो ये पहला भाग हो गया वर्तिकाग्र। अब दूसरा भाग लेते हैं इसका। दूसरा भाग है वर्तिका। दूसरा भाग है जायांग का, वो है वर्तिका। देखिए बेटा, वर्तिका जो है, वर्तिका कहां है? ये जो लंबा और नलिकाकार भाग है, ये लंबा और जो नलिकाकार भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये लंबा नलिकाकार भाग वर्तिका कहलाता है। ठीक है बेटा, और वर्तिका जो है इसका कार्य होता है पराग नलिका। पराग नलिका जो होती है उसको मार्ग प्रदान करना। पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है कि जब परागकण अंकुरित होते हैं तो पराग नलिका जो है ये वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करती है। तो वर्तिका का कार्य क्या हो गया भाई? पराग नलिका जो है उसको मार्ग प्रदान करना। ठीक है बेटा, उसके बाद हम इसका तीसरा भाग लेते हैं जायांग का। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है अंडाशय। जायांग का तीसरा भाग है अंडाशय। देखिए बेटा, अंडाशय क्या है कि जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग,
सबसे निचला और जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये फूला हुआ भाग जो है, फूला हुआ जो भाग है ये अंडाशय कहलाता है। जायांग का सबसे निचला और फूला हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है बेटा? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, और अंडाशय जो है ये जायांग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जायांग जो है ये जायांग का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, अंडाशय जो होता है ये निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो है ये निषेचन के पश्चात किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए, अंडाशय जो है इसके अंदर कोष्ठक नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। अंडाशय, जैसे इस अंडाशय को हम काटते हैं तो ये संरचना हमें दिखाई देती है, और संरचना जब देखते हैं तो इसके अंदर जो कोष्ठक नुमा संरचनाएं हमें दिखाई दे रही, जैसे यहां पर 3 ग्रीन कोष्ठक नुमा जो संरचनाएं हैं, इन कोष्ठक नुमा संरचनाओं को अंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अंडप। तो अंडप क्या है? अंडाशय में उपस्थित कोष्ठक नुमा जो संरचनाएं हैं वो अंडप कहलाती हैं। और अंडप जो है ये जायांग की इकाई होती है। जायांग की एक इकाई जो है वो क्या कहलाती है बेटा? अंडप कहलाती है। जैसे पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। उसी तरह जायांग की जो एक इकाई है वो क्या कहलाती है? अंडप कहलाती है। ठीक है बेटा, और अंडप जो होते हैं इस अंडप के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडप के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? बीजांड जो है ये पाए जाते हैं। देखिए बेटा, ये अंडाशय है, इसको जब हमने काटा तो इसके अंदर ये जो कोष्ठक नुमा संरचनाएं दिखाई दी, इनको हमने क्या नाम दिया? अंडप, जो जायांग की एक इकाई होते हैं। ठीक है, अंडप के अंदर जो रेड कलर दिखाया गया है ये क्या है? इसमें बीजांड। तो बीजांड कहां होते हैं? अंडप में होते हैं। अंडप कहां है? अंडाशय में कोष्ठक नुमा संरचना के रूप में होती है। और अंडाशय क्या है? जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जो महत्वपूर्ण भाग होता है, और निषेचन के पश्चात फल जो है उसमें ये बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह बीजांड जो है ये निषेचन के पश्चात बीज में बदल जाती हैं। अंडाशय निषेचन के पश्चात किस में बदलता है बेटा? फल में। और बीजांड जो है वो निषेचन के पश्चात किस में बदलता है बेटा? बीज में बदलता है। तो ये जायांग के 3 भाग हो गए। वृत्तिकाग्र परागकणों को एकत्रित करेगा, सबसे शीर्ष भाग है। लंबा नलिकाकार भाग वृत्तिका कहलाता है, जो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करेगा। सबसे निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाएगा, जिसमें उपस्थित कोष्ठक नुमा संरचनाएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी? अंडप, जो जायांग की एक इकाई होते हैं। अंडप में क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं, और बीजांड निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जायांग की संरचना, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अंडाशय जो है उसमें अंडप पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या उपस्थित है? अंडप। तो अंडप के आधार पर जायांग जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। अगला जो टॉपिक है अपना, कि अंडप जो होता है, अंडप जो है उसके आधार पर जायांग जो है ये 2 प्रकार के होती हैं।
किसके आधार पर बेटा? अंडप जो होता है इसके आधार पर जायांग जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं अंडप के आधार पर। कौन से दो प्रकार है भाई? जिसमें हम सबसे पहला जो प्रकार लेते हैं वो है एक अंडपी जायांग। एक अंडपी जायांग। देखिए बेटा, एक अंडपी जायांग, देखो इसकी परिभाषा इसके नाम में छुपी हुई है। एक अंडपी जायांग यानी ऐसा जायांग जिसके अंडाशय में केवल एक ही अंडप पाया जाता है। ऐसा जायांग जिसके अंडाशय में केवल एक ही अंडप पाया जाता है वो क्या कहलाएगा? एक अंडपी जायांग कहलाता है। नाम से पता लगा, एक अंडपी यानी अंडाशय में कितने अंडप हैं? एक ही हैं। ठीक है बेटा। अब इसके उदाहरण क्या हैं भाई? एक अंडपी अंडाशय किन पौधों में पाया जाता है? जैसे आम जो होता है वो एक अंडपी होता है, एक ही बीज होता है, एक अंडपी होता है। उसके अलावा बेर है, ये भी एक अंडपी है। गेहूं है, गेहूं जो है ये भी एक अंडपी है। बाजरा है, ये भी क्या है? एक अंडपी है। ठीक है। उसके अलावा चावल है, ये भी क्या है? एक अंडपी है। यानी ये ऐसे जायांग होते हैं जिनके अंडाशय में केवल एक ही अंडप पाया जाता है। जैसे इसकी बात करें, अब देखिए बेटा यहां पर कितने अंडप हैं? 3 अंडप हैं। तो यानी ये क्या है? त्रिअंडपी है, बहुअंडपी है। अगर केवल एक ही अंडाशय होता, एक ही अंडाशय में केवल एक ही अंडप होता तो वो क्या कहलाता? एक अंडपी जायांग कहलाता। उदाहरण होंगे आम है, बेर है, गेहूं है, बाजरा है, चावल है। ठीक है बेटा। अब दूसरा लेते हैं, इसमें दूसरा आता है बहुअंडपी। बहुअंडपी जायांग। बहुअंडपी जायांग। देखिए बेटा, बहुअंडपी जायांग जो होता है, नाम से ही पता लग रहा है इसमें बहुअंडपी। बहुअंडपी का मतलब क्या हो गया? ऐसा जायांग जिसके अंडाशय में, ऐसा जायांग जिसके अंडाशय में 2 या 2 से अधिक अंडप पाए जाते हैं। अंडपों की संख्या कितनी है बेटा? 2 या 2 से अधिक है तो ऐसा जायांग क्या कहलाएगा? बहुअंडपी कहलाएगा। यानी बहुअंडपी में द्विअंडपी भी हो सकता है, त्रिअंडपी भी हो सकता है, चतुरंडपी भी हो सकता है, पंचअंडपी भी हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक अंडप अगर अंडाशय में उपस्थित होते हैं तो वो जायांग जो है वो बहुअंडपी जायांग कहलाता है। अब बेटा बहुअंडपी जायांग जो है उसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे नींबू है, नींबू जो है ये बहुअंडपी जायांग होता है। जैसे ये एक उदाहरण नींबू का है जो आपको दिखाया, त्रिअंडपी है जिसमें 3 अंडप हैं, तो नींबू है। उसके अलावा संतरा है, संतरा में भी ये पाया जाता है। उसके अलावा खीरा, खीरा में भी ये पाया जाता है। तरबूज, तरबूज जो है उसमें भी ये पाया जाता है। खरबूज जो है उसमें भी बहुअंडपी जायांग जो है ये पाया जाता है। यानी अंडाशय में अंडप जो है उनकी संख्या अगर 2 या 2 से अधिक होती है तो वो जायांग बहुअंडपी जायांग कहलाता है। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, बहुअंडपी जायांग जो होता है, ये बहुअंडपी जायांग जो है ये फिर 2 प्रकार का होता है।
बहुअंडपी जायांग दो प्रकार का है। कौन सा? जिसमें पहला है युक्तांडपी। पहला कौन सा है बेटा? युक्तांडपी। और दूसरा है इसमें वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी, युक्तांडपी, युक्तांडपी और बेटा वियुक्तांडपी। देखो बेटा, इनमें भी इनके नाम में ही इनकी परिभाषा है, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। युक्तांडपी जो बहुअंडपी जायंग क्या होते हैं? जिसमें उपस्थित अंडप, इसमें जो अंडप होते हैं, अगर ये आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में क्या है? संयुक्त होते हैं, तो उन्हें बोला जाएगा युक्तांडपी। देखिए, बहुअंडपी जो जायांग है उसको हमने दो भागों में बांट दिया, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब अंडाशय में जितने भी अंडप हैं, अगर वो अंडप आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या बोलोगे बेटा? युक्तांडपी। देखिए बेटा, यहां पर देखिए, ये तीन अंडप हैं, त्रिअंडपी है, तीनों अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें क्या बोलोगे? युक्तांडपी। और इसका उदाहरण क्या है बेटा? जैसे नींबू है, नींबू है, संतरा है, नींबू है, संतरा है, खरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है। ये क्या होते हैं? युक्तांडपी होते हैं। जितने भी अंडप है, चाहे 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी अंडप होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें युक्तांडपी कहा जाएगा। नींबू, संतरा, खरबूजा और खीरा। ठीक है बेटा। उसके बाद वियुक्तांडपी जो है, इसमें अंडाशय के अंदर उपस्थित जो अंडप होते हैं ये एक दूसरे से संयुक्त नहीं रहते हैं, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सभी अंडप स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगर अंडप आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? युक्तांडपी कहलाते हैं, वियुक्तांडपी कहलाते हैं। युक्तांडपी में संयुक्त रहते हैं और वियुक्तांडपी में ये सभी अंडप स्वतंत्र अवस्था में, यानी एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है बेटा। और इसका उदाहरण क्या है? एक तो आता है बेटा पपीता, पपीता है, वियुक्तांडपी है। उसके अलावा तरबूज जो है ये भी क्या होता है? वियुक्तांडपी होता है। पपीता और तरबूज, आपने देखा होगा कभी पपीता को जब काटते हैं तो उसके जो बीज दिखाई देते हैं, जो पहले बीजांड थे, वो अलग अलग जगह पर होते हैं, यानी उनके जो अंडप हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। तरबूज और पपीता। तो हमने जायांग अंडप जो है, जायांग में जो अंडप होता है उसके आधार पर जायांग दो प्रकार के बताए। एक अंडपी जायांग, केवल एक ही अंडप होगा। बहुअंडपी जायांग, 2 से अधिक अंडप होते हैं। ठीक है। बहुअंडपी फिर 2 प्रकार का है। युक्तांडपी, जब अंडप आपस में जुड़े हुए होते हैं। वियुक्तांडपी, जब अंडप आपस में स्वतंत्र हो, अलग अलग हो, पृथक हो, तो उन्हें वियुक्तांडपी कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो ये हमने अंडप के आधार पर जायांग के 2 प्रकार पढ़े। ठीक है बेटा। अब अगला जो टॉपिक है अपना, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट आता है, और वो है बीजांड। अब हमने जो बीजांड पढ़ा है, अब वो बीजांड देखते हैं उसकी संरचना कैसी होती है। अब देख बेटा, हमने अंडाशय पढ़ लिया। अंडाशय के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं? अंडप, और अंडप में क्या होते हैं? बीजांड। तो हमें देखना है कि बीजांड क्या होता है। तो अपना जो टॉपिक है
वो है बीजांड। बीजांड, और बीजांड जो है इसे बोला जाता है गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। इसे आप बीजांड कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं बेटा, गुरु बीजाणु धानी कह सकते हैं। एक ही शब्द है दोनों, बीजांड भी वही है और गुरु बीजाणु धानी भी वही है। आपने पढ़ा पुंकेसर में लघु बीजाणु धानी थी और जायांग में क्या उपस्थित है बेटा, गुरु बीजाणु धानी उपस्थित है। ठीक है, तो अब एक प्रारूपी जो बीजांड होता है उसकी संरचना पढ़ेंगे हम। देखिए बेटा, ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ये अंडप है और अंडप के अंदर जो रेड कलर में दिखाया गया है ये क्या है, बीजांड। अब ये जो बीजांड है, इस बीजांड को हम एक बड़े रूप में देखेंगे अब यहां पर कि इसकी संरचना कैसी होती है बीजांड की। तो देखिए बेटा, एक प्रारूपी जो बीजांड है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है बेटा, ये इसका एकदम जो मिडल पार्ट है देखिए बेटा, ये है एक प्रारूपी बीजांड। एक प्रारूपी जो बीजांड है उसकी संरचना है ये। अब इस संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, और जब बीजांड बीज में बदलता है तो वो संरचनाएं कौन सी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, वो चीज हमें देखनी है। ये है बेटा एक बीजांड, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, गुरु बीजाणु धानी। अब देखिए बेटा, बीजांड क्या है। बीजांड जो होता है एक व्रंत युक्त संरचना होती है। बीजांड क्या है, एक व्रंत युक्त संरचना होती है जो निषेचन के पश्चात बीज में बदल जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई बीजांड किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये एक व्रंत युक्त संरचना है जो निषेचन के पश्चात बीज में बदल जाती है। ठीक है, अब जो अपना बीजांड है, गुरु बीजाणु धानी है, अब इसकी संरचना पढ़ते हम। और संरचना में सबसे पहला जो पॉइंट लेते हैं वो है बीजांड व्रंत। सबसे पहला जो भाग है इसका वो लेते हैं हम बीजांड व्रंत। देखिए बेटा, बीजांड व्रंत क्या है, ये वाला भाग जो है बीजांड व्रंत है। ये एक व्रंत नुमा संरचना होती है। बीजांड व्रंत जो है ये एक व्रंत या डंठल नुमा संरचना होती है। ये वाला भाग देखिए आप, ये बीजांड व्रंत है जो एक डंठल या एक व्रंत नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से बीजांड जो है ये अंडप से जुड़ा रहता है। बीजांड किससे जुड़ा रहता है बेटा, अंडप से जुड़ा रहता है। मान लो इसके चारों ओर, अब जैसे हम बात करें, ये अंडप है और उसमें ये बीजांड है, ये बीजांड है, तो ये बीजांड अंडप जो है उससे किससे जुड़ा रहता है, बीजांड व्रंत से जुड़ा रहता है। ये वाला भाग देखिए, तो
तो ये अपना तो क्या हो गया, बीजांड हो गया। ये क्या हो गया, अंडप हो गया। तो बीजांड अंडप से कौन सी संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा रहता है, जो एक डंठल व्रंत नुमा संरचना होती है। ठीक है बेटा, आप देखिए ये क्या हो गया, बीजांड व्रंत हो गया, और ये क्या है, बीजांड है पूरा ऊपर। तो बीजांड व्रंत और बीजांड जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ध्यान देना बेटा, बीजांड व्रंत और बीजांड जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे नाभिका कहा जाता है। वो क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। नाभिका किसे कहेंगे, बीजांड व्रंत और बीजांड जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं वो संरचना क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, नाभिका जो है वो कहलाती है। ठीक है बेटा, तो दो पार्ट हमने ले लिए, एक तो बीजांड व्रंत हो गया और एक क्या हो गया, नाभिका। अब तीसरा इसका भाग लेते हैं, ये वाला भाग। ये भाग जो है ये कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। ये वाला भाग देखिए, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। देखिए बेटा, बीजांड द्वार क्या है, बीजांड व्रंत के, बीजांड व्रंत जो है उसके निकट एक छिद्रनुमा जो संरचना है, ये छिद्रनुमा संरचना क्या कहलाती है, बीजांड द्वार कहलाती है। बीजांड व्रंत के निकट जो छिद्रनुमा संरचना है वो कहलाती है बीजांड द्वार। ठीक है बेटा, निषेचन के समय जब पराग नलिका बनती है तो पराग नलिका हमेशा बीजांड द्वार द्वारा ही भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है बेटा, भ्रूणकोश। ये जो लाल रंग का अंदर जो मेन भाग है वो ये भ्रूणकोश कहलाता है, जो आगे इसकी संरचना को विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो अंकुरण के समय जब पराग नलिका आती है तो ये पराग नलिका भ्रूणकोश में, अंदर वाला जो रेड है वो क्या, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में हमेशा कौन से मार्ग से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पराग नलिका जब भी भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो कौन से मार्ग से जाएगी, बीजांड द्वार से जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बीजांड द्वार हो गया। बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है ये निभाग कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, निभाग कहलाता है। भाई ये बीजांड द्वार हो गया और इसके विपरीत वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। तो निभाग हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला जो इसका पार्ट लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। अगला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है अध्यावरण। अध्यावरण भाई सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, बीजांड व्रंत, फिर क्या पढ़ा, नाभिका इसके साथ ही पढ़ा, फिर बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के विपरीत का भाग क्या आ गया, निभाग आ गया। अब क्या लेते हैं बेटा, अध्यावरण लेते हैं। अध्यावरण क्या है, बीजांड के चारों ओर, जो बीजांड है उसके चारों ओर उपस्थित रक्षात्मक आवरण, बीजांड के चारों ओर उपस्थित रक्षात्मक जो आवरण होता है वो आवरण अध्यावरण कहलाता है। बीजांड जो है, जो ब्लैक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचनाएं हैं ये बीजांड के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण होती हैं
और इन रक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं बेटा? अध्यावरण कहते हैं। अब इसके बारे में समझना बेटा। अरंड, अरंड जो पादप है और लीची, लीची जो पादप है उसमें 3 अध्यावरण होती हैं। अरंड और लीची में कितने अध्यावरण हैं बेटा? 3। बाकी सभी पादपों में 2 ही अध्यावरण होती हैं। अरंड और लीची में ये याद रखना है आपको अच्छे से कि अरंड और लीची जो है उसमें 3 अध्यावरण होते हैं और बाकी जो भी प्लांट होते हैं उनमें 2 ही अध्यावरण होते हैं, जिन्हें बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सरसों के बीजांड में कितने अध्यावरण हैं, गुड़हल के में कितने हैं, तो अरंड और लीची को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में कितने हैं? 2 हैं। और 2 को किस रूप में निरूपित करेंगे? एक तो क्या आ जाएगा अपना बाह्य अध्यावरण और दूसरा क्या आ जाता है बेटा? अंतः अध्यावरण आ जाता है। ठीक है बेटा। अब देखिए अध्यावरण जो होता है ये निषेचन के पश्चात बीज चोल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा? बीज चोल में। जैसे बीज का जो बाह्य आवरण चोल होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब चने को पानी में भिगो दिया जाता है, चना बीज होता है, उसको पानी में भिगो देते हैं तो चने का छिलका उतर जाता है, वो उसका बीज चोल है। और उस बीज चोल का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? अध्यावरण के द्वारा हो रहा है। इसको आगे और बताएंगे आगे चल के। तो ये अगला पॉइंट क्या हो गया अपना? अध्यावरण हो गया। ठीक है बेटा। तो कौन कौन से पार्ट पढ़ लिए हमने, एक बार इनको हटा देते हैं। तो देखिए बेटा, पहले हमने बीजांड द्वार पढ़ा, बीजांड व्रंत पढ़ा, नाभिका पढ़ा, निभाग पढ़ा और उसके बाद क्या पढ़ा? अध्यावरण। अब चौथा जो अगला भाग आता है वो आता है बीजांड काय। जो ग्रीन के रूप में मैं बना रहा हूं ये कहलाता है बीजांड काय। ये क्या है बेटा? बीजांड काय। इसको हम यहां लिखते हैं। ये वाली जो संरचना है वो कहलाती है बीजांड काय कहलाती है। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बीजांड काय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बीजांड में बीजांड काय कहां स्थित है, तो क्या बताओगे कि भाई अंदर वाला जो रेड वाला भाग मैंने बताया था वो क्या है? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के चारों ओर क्या उपस्थित है? बीजांड काय उपस्थित होता है। तो बीजांड में भ्रूणकोश के चारों ओर उपस्थित मृदुतकी कोशिकाओं का आवरण, मृदुतकी, मृदुतक जो उत्तक होता है उसकी जो कोशिकाएं हैं उनका जो आवरण है वो आवरण क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। भ्रूणकोश, ये अंदर वाला भ्रूणकोश है जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है, और ये ग्रीन में क्या है? बीजांड काय। तो भ्रूणकोश के चारों ओर मृदुतकी कोशिकाओं का जो आवरण है वो बीजांड काय कहलाता है। और बीजांड काय का उपयोग पोषण के रूप में किया जाता है। बीजांड काय का उपयोग कहां होता है? पोषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। अब इसमें आगे देखिए, द्विबीजपत्री जो पादप हैं, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें निषेचन के पश्चात तक संपूर्ण बीजांड काय का उपयोग कर लिया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में जो बीजांड काय है उसका पोषण के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। अतः परिपक्व बीज में बीजांड काय अनुपस्थित होता है।
भाई बीजांडकाय का जो उपयोग है वो पोषण के रूप में होता है। हमने पढ़ा कि द्विबीजपत्री पादपों में संपूर्ण बीजांडकाय का उपयोग कर लिया जाता है। तो जब बीजांड से बीज बनता है तो परिपक्व बीज में बीजांडकाय का कोई अवशेष नहीं बचता है, क्योंकि उसका संपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, एक बीज पत्री जो पादप होते हैं, उनमें संपूर्ण बीजांडकाय का उपयोग नहीं होता है, और वो बीजांडकाय जो है ये एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, और वो पतली परत जो है वो कहलाती है पेरिस्पर्म कहलाती है। वो क्या कहलाती है बेटा? पेरिस्पर्म कहलाती है। ये अच्छे से याद रखना है कि पेरिस्पर्म क्या है। पेरिस्पर्म एक बीजपत्री पादपों में जब बीजांड से बीज बन रहा होता है उस समय संपूर्ण बीजांडकाय का उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, और वो पतली परत जो है वो पेरिस्पर्म कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? पेरिस्पर्म कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया अपना बीजांडकाय। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है इसकी संरचना का वो है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश क्या है? ये बीजांड का सबसे आंतरिक और महत्वपूर्ण भाग होता है। बीजांड जो है उसका सबसे आंतरिक, ये वाला जो भाग जो रेड से है, ये सबसे आंतरिक और महत्वपूर्ण जो भाग है वो क्या कहलाता है बेटा? भ्रूणकोश कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? भ्रूणकोश कहलाएगा। ठीक है, और भ्रूणकोश जो है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब बीजांड जो है उसकी संरचना में भ्रूणकोश को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा जाता है। वहां पर सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि ये बीजांड का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बीजांड या गुरु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना में कौन कौन से भाग पढ़े थे बेटा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बीजांड व्रंत, और बीजांड व्रंत के पास ही क्या है? नाभिका। नंबर 2 पर क्या पढ़ा हमने? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के विपरीत भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। फिर हमने नंबर 3 पर क्या पढ़ा? अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण के बाद नंबर 4 पर क्या पढ़ा? बीजांडकाय। और नंबर 5 पर हमने क्या पढ़ा बेटा? भ्रूणकोश। तो ये है एक परिपक्व और जो बीजांड जो है उसकी संरचना और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।